नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हाईकमान शब्द जो है वो भारतीय राजनीति को कांग्रेस पार्टी की देन है। तो हाईकमान शब्द सुनने के हम आदी हो चुके हैं और जब कांग्रेस की बात हो तब बड़ी स्वाभाविक बात लगती है। अब सभी पार्टियों में हाईकमान का कल्चर जो है चल गया है, कोई पार्टी अछूती नहीं है। इसलिए ये कहना कि किसी पार्टी में हाईकमान कल्चर नहीं है, सवाल ये है कि कितना है और हाईकमान क्या स्थायी है या ये परिवर्तनशील है। ये दो प्रश्न हैं। तो कांग्रेस के मामले में ये स्थायी है। हाईकमान का मतलब कांग्रेस में जब भी आप बोलते हैं तो आप गांधी परिवार समझिए और कोई इस परिभाषा में नहीं आता कांग्रेस का, चाहे जितना बड़ा नेता रहा। और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुई और ख़ास तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन से पहले तक जवाहरलाल नेहरू की भी हिम्मत नहीं थी इतनी, न हैसियत थी राजनीतिक, में संगठन की दृष्टि से कह रहा हूँ, न हैसियत थी कि वो अपने आप कोई फैसला ले लें और उसको लाद सकें। उसको चुनौती देने के लिए सरदार पटेल हमेशा तैयार रहते थे। 1949-50 का आप पार्टी अध्यक्ष का चुनाव याद करें, जब सरदार पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था और नेहरू ने उनके विरोध में आचार्य कृपलानी को खड़ा किया और कहा कि अगर आचार्य कृपलानी हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और आचार्य कृपलानी हार गए। ये हैसियत थी सरदार पटेल की कांग्रेस पार्टी के संगठन में। नेहरू जो उस समय देश के प्रधानमंत्री तो थे ही, सबसे लोकप्रिय नेता भी माने जाते थे, बहुत बड़े डेमोक्रेट भी माने जाते थे। नेहरू इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। रफ़ी अहमद किदवई चुनाव नतीजे के बाद सरदार पटेल से मिलने गए तो सरदार पटेल ने हंसते हुए कहा कि जवाहर का इस्तीफा लेके आए हो क्या। ये स्थिति थी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस संगठन में। और आपको मालूम ही है कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का समय आया 1946 में, और मालूम था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, अंतरिम प्रधानमंत्री, तो 15 इकाइयों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम भेजा और बाकी 3 ने किसी का नहीं भेजा। जवाहरलाल नेहरू का नाम एक भी इकाई ने नहीं भेजा। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के हाईकमान थे, अब इत्तेफाक कहें आप जो भी कहें, सरनेम गांधी ही था, महात्मा गांधी। उन्होंने उस जनतांत्रिक फैसले को पलट दिया। वर्किंग कमेटी में भी ज़्यादातर लोग सरदार पटेल को चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उसे पलट दिया। तो गांधी जी का कद बहुत बड़ा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता थे। उनका जो कद था कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी से बाहर और देश में, उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था, उनके समकक्ष को उस तरह से कोई नहीं था। तो इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कांग्रेस पार्टी में वही होता रहा है। ये शुरू किया जवाहरलाल नेहरू ने कि पार्टी और सरकार उनके कब्जे में रहनी चाहिए और उनके बाद उनकी पीढ़ियों के कब्जे में, अगली पीढ़ी के कब्जे में होनी चाहिए। वो सुनिश्चित करके गए कि उनके बाद उनकी बेटी पार्टी और सरकार दोनों पर उसका कब्जा रहे। उसकी कहानी फिर किसी दिन बताऊंगा, बड़ी ही रोचक कहानी है और राजनीति के हर विद्यार्थी को वो कहानी ज़रूर जाननी चाहिए कि नेहरू ने कैसे प्लान किया। लेकिन आज वो विषय नहीं है। आज का विषय है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उनसे कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछा गया कि चर्चा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल रहा है, नया मुख्यमंत्री आने वाला है। उन्होंने कहा हाईकमान जाने, हाईकमान इसके बारे में फैसला करेगा। हाईकमान के मन में क्या है कोई नहीं जानता, तो हाईकमान का जब फैसला आ जाएगा तो आपको भी बता देंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कोई सामान्य सदस्य नहीं है कांग्रेस पार्टी के, कोई सामान्य विधायक सांसद भी नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगर पार्टी में हाईकमान की बात हो और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल ना हो तो आप समझिए किस तरह का हाईकमान। हर पार्टी में जो होता है, चाहे औपचारिक हो अनौपचारिक हो, जैसे भी हो, दिखाने के लिए ही हो, लेकिन जो अध्यक्ष होता है वो हाईकमान का हिस्सा होता है। उसकी बात मानी जाए न मानी जाए ये अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हाईकमान का जिसको हिस्सा होना चाहिए स्वाभाविक रूप से, जो निर्वाचित अध्यक्ष है, वो कह रहा है कि हाईकमान जाने।
तो पहले तो कर्नाटक की स्थिति जान लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई एक झूठे अभियान से। मुंबई की सरकार के खिलाफ अभियान चलाया कांग्रेस पार्टी ने 40% सरकार कि ये सरकार 40% कमीशन लेती है। लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए सरकार बने हुए, अभी तक उस मामले में कोई करप्शन का कोई चार्ज, कोई आरोप साबित नहीं कर पाई, जांच भी नहीं कर पाई। साबित करना तो बाद की बात है। अब जवाब में बीजेपी ने अभियान चलाया है 60% सरकार का, लेकिन वो भी एक अलग मुद्दा है। बात यह है कि जब चुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस की जीत में एक और बड़ा फैक्टर था, और वो फैक्टर थे अभी जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं। आपको मालूम है कि कर्नाटक की राजनीति में, समाज में 2 बड़े समुदाय हैं, वोकालिगा और लिंगायत। यही 2 कर्नाटक की राजनीति तय करते हैं। वीरेंद्र पाटिल को जब अपमानित करके राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, जब उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की थी, अपनी नहीं पार्टी की, सबसे ज़्यादा विधायक आए थे, उस समय उन्होंने एयरपोर्ट से घोषणा की थी उनको हटाने की। उसके बाद से लिंगायत समाज कांग्रेस से अलग हो गया, धीरे धीरे कुछ मात्रा में, फिर पूरी तरह से बीजेपी से जुड़ गया। पिछले चुनाव में बीजेपी का जो ये कोर वोट था, इसमें दरार आई, कुछ वोट जो है खिसक कर कांग्रेस की तरफ भी चला गया। उसके कारणों पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए फिर से दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो निर्णायक बना मेरी नज़र में, वो है डीके शिव कुमार का ये अभियान, या उनके लोगों का अभियान कहिए, कि डीके शिव कुमार जो वोकालिगा समुदाय से आते हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में 2 ही नेता थे, सिद्धरामैया जो अभी मुख्यमंत्री हैं और डीके शिव कुमार जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो वोकालिगा समुदाय के लोगों को लगा कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो उन्होंने एचडी देवगौड़ा जो वोकालिगा समाज के कर्नाटक में सबसे बड़े नेता थे, अब भी कुछ मायने में हैं, उनके पूरे परिवार को छोड़कर डीके शिव कुमार का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस को इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए तो सवाल आया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब यहाँ से हाईकमान की कहानी शुरू होती है। तो हाईकमान शब्द तो आपने सुना होगा कई बार, लेकिन एक ही पार्टी में कई हाईकमान हो, ये नया जो सिद्धांत है या नई परिपाटी है, ये कांग्रेस में शुरू हुई है। और ये कर्नाटक के चुनाव से नहीं, उससे पहले से 2018 में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ से शुरुआत हुई। और वहाँ से एक नया फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही आया कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल से कहा गया कि 2.5 साल दोनों लोग मुख्यमंत्री होंगे। भूपेश बघेल बाद में उन्होंने हटने से मना कर दिया और पूरे 5 साल रहे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान अपना ये वादा पूरा नहीं करा सका। नतीजा ये हुआ, सरकार चली गई, ये चुनाव आए। इसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ ये हुआ। सचिन पायलट को आश्वासन दिया गया था कि 2.5 साल बाद, बल्कि उससे भी पहले कहा गया था कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय अशोक गहलोत केंद्र में आ जाएंगे और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नहीं बनाया गया, पूरे 5 साल अशोक गहलोत रहे और फिर पार्टी हार गई। आला कमान की चली नहीं या वो चलाना नहीं चाहता था, ये तो आला कमान ही बता सकता है। और कांग्रेस पार्टी में फिर कह रहा हूँ कि आला कमान का, हाई कमान का मतलब है गांधी परिवार। एक समय था जब 1999 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो वो कांग्रेस की हाई कमान बन गई। सोनिया गांधी ही सारे फैसले करती थी, वो जो तय करती थी वही पार्टी में होता था। फिर राहुल गांधी की जब एंट्री हुई, पहले महासचिव के रूप में, फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और फिर कुछ समय के लिए, करीब 1.5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही सोनिया गांधी की सत्ता को कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और उनके साथी चुनौती देने लगे थे। ये कोई खुली चुनौती नहीं थी, सीधा सा कि सोनिया गांधी
अकेले फैसला नहीं कर सकती। राहुल गांधी की अगर मर्जी नहीं है जिस फैसले में, वो फैसला लागू नहीं होगा। ये अंदर अंदर चलता रहा। तो जब तक सरकार थी या सरकार जाने के बाद भी ये मामला ढका छिपा रहा काफ़ी समय तक। लेकिन 2018 से कह रहा हूँ ये बदलना शुरू हुआ। 2018 में एक हाई कमान की एक और सदस्य की एंट्री हो गई और प्रियंका वाड्रा उनका नाम है, जो अब राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उनकी एंट्री होने के बाद वो भी हाई कमान का हिस्सा हो गई। तो हाई कमान में 3 सदस्य हो गया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। और तीनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तीनों के अपने अपने गुट हैं। तो कर्नाटक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कर्नाटक पर रहें। कर्नाटक का जब चुनाव हुआ उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला होने का समय आया, तो डीके शिवकुमार जो पार्टी के अध्यक्ष थे, जो पार्टी की पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग कर रहे थे, उनका दबाव था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको समझ में आ रहा था कि उनके लिए ये आखिरी मौका है। उनको मालूम था और मालूम है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट कर नहीं आएगी और उसके बाद जो चुनाव होगा तब तक वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे भी कि नहीं उनको पता नहीं। ये उनकी उम्र के कारण कह रहा हूँ और कोई कारण नहीं। और दूसरा जो है, ये जो आश्वासन दिया था, ये जो दिलासा दिलाई थी उन्होंने वोकालिगा समुदाय को कि अगर आप कांग्रेस को जिता देंगे तो आपके समाज का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, वो पूरा नहीं कर पाए। तो उस समय सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, अब आप देखिए कैसे ग्रुपिंग चेंज होती है हाईकमान के अंदर। इन दोनों ने वादा किया डीके शिवकुमार से, हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे फैसलों की औपचारिक घोषणा कभी होती भी नहीं है। ये उनको आश्वासन दिया कि 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अक्टूबर में 2.5 साल आने वाले हैं, इसलिए चर्चा शुरू हो गई। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, वो दोनों सिद्धारमैया के पक्ष में थे। सिद्धारमैया जो है, आपको बता दें कि मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, वो जनता दल में थे। एच.डी. देवेगौड़ा के बड़े खास हुआ करते थे। जब एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने बेटे को बढ़ाना शुरू किया, एच.डी. कुमारस्वामी को, तो उनको समझ में आ गया कि अब पार्टी में उनके लिए इसके ऊपर जाना संभव नहीं है। तो उन्होंने जनता दल छोड़ा। अब वो जनता दल सेकुलर हो गया है, उसको छोड़ा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी में पहली बार मुख्यमंत्री बने। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए, जो आखिरी चुनाव हुआ है 2023 में, उसमें सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसका एक कारण ये था कि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो कांग्रेस इस झगड़े से बच गई कि वो वोकालिगा समुदाय के नेता को बनाए या फिर लिंगायत समाज के नेता को बनाए। तो लिंगायत समाज और वोकालिगा समाज दोनों को लगा कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया है। लेकिन सिद्धारमैया अहिंदा की राजनीति करते हैं। अहिंदा की राजनीति की शुरुआत कर्नाटक में देवराज अरस ने शुरू की थी। अहिंदा का मतलब है पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमान। ये 3 वर्ग मुख्य रूप से मिलकर जो है अहिंदा बनते हैं। उनकी राजनीति देवराज अरस ने शुरू की, उसी को आगे बढ़ाया सिद्धारमैया ने। अब सवाल आ गया है कि डीके शिवकुमार का फिर से दबाव है कि 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। कर्नाटक के जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, रणदीप सुरजेवाला, 2 दिन से कर्नाटक में हैं और विधायकों से बात कर रहे हैं। लेकिन बहाना ये बनाया जा रहा है कि विधायकों से उनके चुनाव क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम की बात हो रही है। अरे भाई, रणदीप सुरजेवाला सरकार में तो है नहीं। विधायकों के चुनाव क्षेत्र में विकास के कामों की बात जो है या तो उस प्रदेश का अध्यक्ष करे या फिर मुख्यमंत्री करे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर करे। रणदीप सुरजेवाला का इससे क्या मतलब है? तो ये तो धोखा देने के लिए कि दरअसल हम नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, ये आकलन करने की कोशिश हो रही है कि विधायकों में समर्थन किसका ज़्यादा है। दूसरा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर अक्टूबर में डीके शिवकुमार को नहीं बनाया मुख्यमंत्री तो वो पार्टी तोड़ देंगे। एक समय बड़ी चर्चा थी और बड़ी गंभीर चर्चा थी और उसमें कुछ सच्चाई भी थी
कि डीके शिव कुमार पर डोरे डाल रही थी बीजेपी कि पार्टी तोड़कर आओ, मुख्यमंत्री बना देंगे। अब बीजेपी में भी दो मत हो गए थे। कुछ लोग डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि सरकार गिर जाए कांग्रेस की। तो इस दुविधा में न तो डीके शिव कुमार आए और न सरकार मिली। अब डीके शिव कुमार को लग रहा है कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। वो पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, इसकी मुझे रत्ती भर भी संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन वो पार्टी में असंतुष्ट हो जाएंगे तो सरकार को अस्थिर तो कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश हो रही है उनको मनाने की। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी सिद्धरमैया के साथ है और सोनिया गांधी ज़्यादातर मामलों में उसी पक्ष में होती हैं जिसके पक्ष में राहुल गांधी होते हैं। बेटे के खिलाफ या तो जाती नहीं, या कहें आप कि जाने की उनकी अब हिम्मत नहीं होती है। किसी से, कांग्रेस के अंदर के लोगों की बात अगर माने तो किसी से उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, राहुल गांधी मेरी सुनते नहीं है। तो राहुल गांधी सुनते नहीं है तो मुझे लगता है सोनिया गांधी ने कहना भी बंद कर दिया है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने डीके शिव कुमार को वादा किया था। अब उस वादे का क्या होगा? तो हाईकमान के तीसरे सदस्य की बात चलेगी कि नहीं, इससे तय होगा कि हाईकमान के तीसरे सदस्य की पार्टी में हैसियत क्या है। दरअसल लड़ाई ये है, ये लड़ाई ऊपर से देखने में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की दिखती है, लेकिन वास्तव में ये कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की लड़ाई है। उनके अपने अपने समर्थकों की लड़ाई है कि किसकी चलेगी। राहुल गांधी डीके शिव कुमार के पक्ष में नहीं है। प्रियंका गांधी किसी भी तरह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। तो सबके अपने अपने हाईकमान हैं। डीके शिव कुमार की हाईकमान जो है वो प्रियंका वाड्रा है, सिद्धरमैया के हाईकमान राहुल गांधी है। इसमें निर्णायक भूमिका सोनिया गांधी की हो सकती थी, लेकिन वो सोनिया गांधी निर्णायक भूमिका में आने को उस तरह से तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी का विरोध नहीं कर सकती, समर्थन करें ना करें। तो मामला अटका हुआ है और सरकार लटकी हुई है। ये सरकार कितने दिन चलेगी और चलेगी तो किस तरह से चलेगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से हल हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। अक्टूबर आते आते सरकार के स्थायित्व पर तलवार लटक जाएगी। डीके शिव कुमार को इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ेगा और सिद्धरमैया जो है वो सत्ता छोड़ने वाले नहीं, मुख्यमंत्री पद से आसानी से हटने वाले नहीं। लेकिन एक दूसरी भी समस्या है कांग्रेस पार्टी के सामने। राहुल गांधी दिन रात माला जपते हैं पिछड़ा और दलित की, गिनती करते हैं हर जगह, सरकारी विभाग से लेके मीडिया तक सब जगह कि पिछड़े कितने हैं। उनके पास जो सबसे बड़ा राज्य है, 3 ही राज्य में सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। उसमें मुख्यमंत्री जो है सिद्धरमैया वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री को कैसे हटा दें और उसका मैसेज क्या जाएगा, ये भी एक समस्या है। लेकिन डीके शिव कुमार ये सब सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब चुनाव के बाद फैसला हुआ था, आपने तय किया था, उस समय भी ये सब तथ्य मौजूद थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं सोचा। तो कांग्रेस में इस समय अंदर ही अंदर कर्नाटक में घमासान मचा हुआ है और कर्नाटक में जो कुछ होगा अगले 3-4 महीनों में, उससे ये नहीं तय होगा कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे सिद्धरमैया या हट जाएंगे। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या कभी नहीं बन पाएंगे, कम से कम इस विधानसभा में। इससे ये तय होगा कि कांग्रेस हाईकमान के किस सदस्य की ताकत ज़्यादा है। तो कर्नाटक का फैसला केवल कर्नाटक की सरकार के बारे में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के बारे में भी होगा। अभी तक जो एक हाईकमान था, वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो हाईकमान था, उसमें बंटवारा हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी में पहली बार हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस में ये स्थिति कभी नहीं थी। हाईकमान मतलब गांधी परिवार, मतलब एक स्वर से कोई निर्णय, कोई फैसला आता था। अब ऐसा नहीं रह गया। अब कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाहते हैं।
राहुल गांधी किसी के लिए कोई जगह नहीं देना चाहते। कोई जो है समायोजन का या साथ लेकर चलने का उनका स्वभाव नहीं है। तो प्रियंका वाड्रा की चलने वाली नहीं है जब तक कि वो कोई बड़ा फैसला करने का निर्णय नहीं लेती है या बड़ा फैसला करने की ओर इशारा नहीं करती है। तो क्या होगा इस पर नज़र रखिए, कर्नाटक पर ही नहीं, कांग्रेस के अपने अपने हाईकमान पर भी। ये नया कल्चर शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।